पहले तो आज एक बहुत शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि और इस अवसर पर मेरा जो ज्वाइनिंग आज हुई है भारतीय जनता पार्टी में, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक नया कदम, मैं सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राष्ट्र अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि पिछले इन 5 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे मुद्दे पर डिसीशंस लिए हुए हैं जो बहुत कठिन हैं और देश का लॉन्ग टर्म हित में है। ये इकोनॉमी पर हो डिसीजन, जैसे कि जीएसटी, या पिछले एक सप्ताह में जो हम सब देख रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो एक पैराडाइम था, वो पैराडाइम को बदलने में जो रेड लाइंस उन्होंने रीडिफाइन कर दिया, इसका सफलता हम देख रहे हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। और ज़्यादातर मैं ये भी कहूँगा कि मैं उड़ीसा से हूँ, जहाँ पिछले किन सालों में आप देख रहे हैं कि शासन, जो गवर्नेंस, बहुत नीचे गिर गई है। उड़ीसा में पिछले कुछ सालों में देश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है हिंसा कांड में, खास करके महिला और माइनर्स, बच्चों के खिलाफ जो गैंग रेप्स, मर्डर्स इतने सारे होते हैं। जबकि एक कठुआ में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो पूरा देश का अटेंशन पकड़ लिया, और सही भी वो होना चाहिए। उड़ीसा में ऐसे 50 से ज़्यादा कांड हो चुके हैं और इसको हाईलाइट करना चाहिए। लोग तंग हो चुके हैं। बहुत सारे और दिक्कतें हैं उड़ीसा में जो मैं मानता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसमें बदलाव ला पाएगी। देखिए, जो पैराडाइम था आतंकवाद का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वो ऐसा बन गया था 30 साल से, और ख़ास करके 20 साल से, जब दोनों देश पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर बन चुके, कि उन्होंने वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का भय दिखाकर टेररिस्ट को भेजते थे, और हर हफ्ता, हर महीना कुछ ना कुछ आतंक यहाँ होता रहता था, और हम बहुत कुछ कर नहीं पाते थे ये भय से कि न्यूक्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको मोदी जी ने रीडिफाइन कर दिया है और दिखा चुके हैं कि हम ये सहने वाले नहीं हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि हम, अगर हमारे पर अटैक हो, उस पर हम सेल्फ डिफेंस में कुछ एक्शन लो पाकिस्तान के अंदर भी, तो बहुत रूम है ये करने के लिए, ये न्यूक्लियर ना होने तक। और इंडियन एयरफोर्स ने जो की है, इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बालाकोट में जो हुआ है, ये देखिए, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। मुझे दुख है कि इंडिया में कई नेता, कई मीडिया में भी कई लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कई फॉरेन जर्नलिस्ट्स वहाँ जाके, वहाँ सर्वे करके, वहाँ लोकल्स के साथ बातचीत करके, उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि वहाँ था टेररिस्ट कैंप, काफ़ी सारे लोग मरे गए हैं, और धीरे धीरे इसका प्रूफ भी निकल रहा है, सिर्फ वहाँ के अटैक पर नहीं। जैसे वो छिपा रहे हैं कि एक F-16 को गिराया गया, उसका इक्विपमेंट, उसका आर्मामेंट्स में से ये प्रूफ मिलती है, फिर भी लोग उस पर डाउट उठाते हैं। ये ऐसा डाउट उठाने का रिज़ल्ट ये होता है कि जो पाकिस्तान चाहता है एक प्रोपेगेंडा वॉर करने के लिए, वो उनको ये हेल्प करता है। पाकिस्तान सचमुच युद्ध में काबिल नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा का युद्ध में काफ़ी काबिल है, और मेरे ख्याल में हमारे देश से उनको उस प्रोपेगेंडा वॉर में सहायता नहीं देना चाहिए। आप उड़ीसा के बारे जो पूछे, करप्शन रिकॉर्ड में है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो कमेटी बैठी हुई है, चिट फंड स्कैम पर जो तथ्य अब तक निकल चुकी है, ये क्लियर, स्पष्ट है कि उड़ीसा में रूलिंग पार्टी के कई सारे मेंबर्स
इन्वॉल्व हैं करप्शन में, खास करके चिट फंड स्कैम पे। आप जो रफाल डील के बारे में बोल रहे हैं, मैं जो कोई इंटरेस्टेड है मैं उनको बताऊंगा कि जाके आप वो देख ले वीडियो जो ऑनलाइन पे है, पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई, और ख़ास करके हमारे जो वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने और डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान रखे थे, वो इस पर डिटेल्स पे आंसर किए थे। और ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो एलिगेशन है करप्शन की, वो अमाउंट सारा डील से भी ज़्यादा है। ये तो समझने में मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में करप्शन बहुत मात्रा में पिछले 5 साल में इंडिया में गिर चुकी है। आप देखिए करप्शन किससे आता है, जो सिस्टम्स प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसकी वजह से करप्शन होता है। वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर ऑलमोस्ट 70 प्लेसेस इंडिया जो ऊपर बढ़ गई, उसका मतलब क्या होता है? करप्शन के लिए जो स्कोप होता है, लोगों को दिक्कतें में डाल के करप्शन के वजह से उनको हेल्प किया जाता है, वो स्कोप ही कम गया है। तो अब खास करके देखो जो इंटरनेशनल मीडिया, अभी पिछले हफ्ते में बहुत नामज़ादा जो पब्लिकेशन है द इकोनॉमिस्ट, उसने लिखा है कि करप्शन बहुत मात्रा में इंडिया में कम गया है पिछले 5 साल में। देखिए, बीजू जनता दल जब से गठन हुई थी उस टाइम से मैं इन्वॉल्व था। बीजू पटनायक जब जिंदा थे 95 से 97, उस टाइम में भी मैं इन्वॉल्व था। 97 में जब बीजेडी बनी मैं इन्वॉल्व था। और जब पार्टी बनी बीजेडी, वो शुरू से ही बीजेपी का एलाई के हिसाब से शुरू हुई थी। और मैं गर्व अनुभव करता था कि बीजेडी और बीजेपी मिलकर जो पॉलिसीज़, जो डायरेक्शन उड़ीसा को देने कोशिश कर रहे थे, उसमें मैं गर्व अनुभव करता था। बहुत सारे जो 10 साल से ज़्यादा ये गठबंधन रही, बहुत सारे कदम उठाई गई उड़ीसा के हित में, एंटी करप्शन। लेकिन जब से ये टूट गई, धीरे धीरे ये फ़र्क दिखने लगा। लेकिन ख़ास करके पिछले 5-6 साल में ये स्पष्ट है कि एक नया कोटरी जो है वो कंट्रोल ले चुकी है पार्टी की। और नवीन पटनायक जी शायद जान के कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, वो मुझे और थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन इस कोटरी की वजह से शासन में जो बदलाव आया हुआ है, ये सब देख रहे हैं। ओपनली, खुलेआम क्रिमिनल्स को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जो चिट फंड स्कैम में संपृक्त हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनके पर स्टिंग होके सीडी टीवी पे बज चुका है, जो औरतें को तंग करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खुलेआम उस पार्टी के कई सदस्यों ने जो गुंडागिरी करते हैं बाहर, ये सबको पता है, सब देखते हैं। और जब कोई भी साधारण उड़िया जाता है पुलिस स्टेशन को या तहसील ऑफिस को, जो उनको परेशानी फेस करना पड़ता है, ये सबको पता है उड़ीसा में। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी बदल गई। जो जब बीजेपी के साथ थी एक आइडियोलॉजी था, और लेट बीजू पटनायक की आइडियोलॉजी को भी आगे सामने रखकर इसको किया गया था, ये तो बहुत बदल गया। और मुझे ये दुख होती है कि लेट बीजू अंकल का नाम को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। एक उदाहरण दूंगा आपको। अभी एक संस्था बनी हुई है, उसका नाम है बीजू युवा वाहिनी, लेकिन उड़ीसा में सब उनको बीजू गुंडा वाहिनी बुलाते हैं। ये सरकारी संस्था है, सरकारी पैसा खर्च होता है, इस पर 400 करोड़ हर साल खर्चा होता है, जिस पर सीएजी ने प्रश्न उठाई है इसको रोका जाए करके। और ये जो है यंग मैन, ये सरकारी संस्था होते हुए रूलिंग पार्टी के ऐसे आर्मी जैसे काम करते हैं। ये जाके लोगों को पिटाई करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को खुलेआम दिन को मारते हैं। ये लाइव टीवी पे आया हुआ है। दारू पीकर जाके क्या क्या नहीं कांड नहीं करते हैं, ये बहुत बार आ चुका है। और ये बीजू पटनायक के नाम से ये संगठन, ये बहुत बहुत बुरी बात है।
20-22 साल पहले जब बीजेडी बनी थी, उस टाइम कांग्रेस उड़ीसा की नंबर 1 पार्टी थी और बीजेपी 3rd नंबर पार्टी थी और दोनों बीजेपी बीजेडी मिलकर सरकार बनाए। बाद में गठबंधन टूट गया, लेकिन पिछले कुछ साल से बीजेपी वहाँ बहुत मेहनत करके धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, खास करके पिछले 5 साल में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी का। और इसका रिज़ल्ट आपको देखना मिला 1.5 साल पहले, 17 साल में, जब स्टेट वाइड पंचायत इलेक्शन, ज़िला परिषद इलेक्शन हुए थे। ये लास्ट इंस्टेंस है 1.5 साल पहले की बात, जब एक स्टेट वाइड कुछ हमारे पास डेटा है और उस टाइम बीजेपी का नंबर्स 1000% ग्रोथ हुई, 10 टाइम्स ग्रोथ हुई। ये लास्ट है। तो मेरे ख्याल में बीजेपी का जो ग्रोथ हुई है उड़ीसा में, ये इनमें ये कारण है प्रधानमंत्री जी का पॉपुलैरिटी, अमित शाह जी का जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, और उड़ीसा में बीजेपी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक बदलाव के लिए माहौल बन रहा है और मैं आशा करता हूँ खूब कुछ ही हफ्ते में आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। सर, निश्चित बीजेपी के जो कई गुण हैं जो मुझे अट्रैक्ट किया है, उनमें से एक है कि ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एक डिसिप्लिन पार्टी है जो मेरिट को रिकग्नाइज़ करती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है टॉप में, लेकिन एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। आज ज्वाइनिंग सेरेमनी के बाद हम जो उड़ीसा से बीजेपी के नेतृत्व आए थे ये ज्वाइनिंग सेरेमनी के लिए मेरा, और हम बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और बातचीत किए, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। जिस तरह का ओपन डिस्कशन, हर कोई का ओपिनियन सुना जाता है और उस पर डिस्कशन होता है, ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो मैं जो पार्टी में पहले था वो नहीं, खास करके रिसेंटली नहीं है। वो पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष आके पार्टी मीटिंग में जो उनके कोटरी कोई डिसीजन लेके टाइप करके दे देते हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं, काम ख़त्म हो जाता है उसमें। देखिए, मैं नया हूँ बीजेपी में, मैं स्पेक्यूलेट करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ यह कहूँगा कि बीजेपी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा और पहले से बहुत गुना ऊपर बढ़ेगा, और मैं नंबर्स पे अभी स्पेकुलेट नहीं करूँगा। हम एनालाइज करेंगे, कुछ सर्वेज भी होते होंगे, स्ट्रेटजी बनेगी और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी हम कुछ नंबर्स के बारे में कह पाऊँगा। मेरे जो कॉलीग्स हैं जो पहले बीजेपी में हैं, शायद वो इस पर बेहतर आज के दिन बता सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ दैट बीजेपी का परफॉर्मेंस उड़ीसा में विल बी मच बेटर देन बिफोर, एंड आई एम होपफुल ऑफ रियली एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सर, अच्छा या सरकार बनाने की स्थिति? मैं तो कहूँगा कि जो स्थिति है अभी उड़ीसा में, पब्लिक एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं जिस तरह का करप्शन और हिंसा कांड, जॉबलेसनेस। मैं उदाहरण दूंगा आपको कि लाखों में उड़िया जो यूथ हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है उड़ीसा में, वो बाहर जाते हैं, कभी इंडिया में अलग राज्यों को और कभी विदेश को, खास करके जो वॉर जोन में जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, इराक जाते हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिलती है और कई बार वो वहाँ बहुत दिक्कत में होते हैं। मुझे बहुत सारे फैमिलीज़, कम से कम 400-500 फैमिलीज़ पिछले 1-2 साल में अप्रोच किए हैं कि उनको रेस्क्यू करके वापस लाने में। इनमें ये हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत काबिल हो गया है, जो पहले नहीं था। पिछले 4-5 साल में फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो एम्बेसी, हमारे जो एम्बेसडर्स बहुत मदद किए हुए हैं, बहुत सारे 400-500 जैसे वापस लेके आने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से कई ज़िंदा वापस नहीं आते हैं, वो कॉफिन में वापस आते हैं। और ये सब देखकर उड़ीसा में एक डेस्परेशन भी आ गया है। ये क्यों है? क्योंकि 19 साल के शासन के बाद उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जो गुंडा राज की वजह से, ये बहुत न्यूज़ में भी निकल चुका है कि जो वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं जो नौकरी दिलवाते हैं,
उनको तंग किया जाता है। रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड ही जो गुंडे वाहिनी जाके अंदर तोड़फोड़ करते हैं, तो कौन इन्वेस्ट करके कौन वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। तो एक जो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी उड़ीसा के पब्लिक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लीडरशिप में। देखिए, मैं नया मेंबर हूँ, मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये पार्टी में डिसीजन होगा प्रधानमंत्री कहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे, इसका प्रोसेस है। लीडरशिप इस पर तय करेंगे, प्रधानमंत्री खुद उनके डिसीजन लेंगे और पार्टी में जो मैकेनिज़म्स है वो करेंगे। लेकिन एक ओडिया के हैसियत से मैं ये कहूँगा कि अगर वो हुआ तो उड़ीसा में तो बहुत खुशी होंगे। खास सिर्फ बीजेपी के मेंबरशिप नहीं, सारे उड़ीसा में मोदी जी का पॉपुलैरिटी बहुत बहुत हाई है और तो बहुत उत्साह हो जाएगा अगर वो हुआ कि प्रधानमंत्री उड़ीसा से लड़े। लेकिन इस पर मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहूँगा।